हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग कैपेसिटेंस के चैप्टर का जो प्रैक्टिस शीट आपको मिली है उसके एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर गिवन चार्जेस +4Q एंड -2Q। चलो भाई, अच्छी बात है। द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। तो भाई इसका कैपेसिटेंस आपका C है, इसके क्रॉस एक अनचार्ज कैपेसिटर हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी देखो, जैसे ही अनचार्ज कैपेसिटर आप ऐड करोगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर ये जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या दिया हुआ है कि द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। भाई आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये भी C है, ये भी C है, तो फाइनली क्या होगा कि भाई दोनों बराबर कैपेसिटी रखते हैं, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका यहाँ पे 4Q था, ये क्या हो जाएगा 2Q और आधा 2Q यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो -2Q था, यहाँ पे -Q हो जाएगा और यहाँ पे -Q हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कैपेसिटर प्लेट्स की बात करते हो तो जनरली आप क्या पढ़ते हो कि भाई ये प्लेट है, ये यहाँ पे प्लेट है, और जब आप इसको कनेक्ट करते हो ऐसे, तो जो आप पोटेंशियल डिफरेंस V = Q/C की बात करते हो वो क्या होता है, Q इनसाइड सरफेस पे होता है। मतलब ये जो प्लेट्स का आमने सामने फेस कर रहा है सरफेस, वो होता है, टोटल चार्ज नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, 2Q और -Q जो चार्ज है वो टोटल चार्ज ऑन दी प्लेट है, नॉट इनसाइड सरफेस एंड आउटसाइड सरफेस, सेपरेट नहीं। अब देखो, इनसाइड सरफेस चार्ज हमको निकालना रहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि Q इनसाइड इक्वल्स टू, अब देखो एक प्लेट पे चार्ज टोटल Q1 मान लो, तो 2Q को Q1 मान लो और -Q को Q2 मान लो। तो यहां से क्या लिख सकते हो, Q इनसाइड इक्वल्स टू Q1 -Q2 होल बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2Q माइनस ऑफ -Q होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3Q डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ गया चार्ज ऑन द इनसाइड फेस फेसिंग इच अदर। तो एक जगह पे 3Q/2 हो जाएगा, दूसरे पे -3Q/2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये इनसाइड हो गया, और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई C। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा 3Q/2, तो 3Q/2C ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सिंस दोनों सेम है तो पैरेलल कनेक्टेड, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। आपको इफ निकालना हो कि सर ये तो अंदर वाला चार्ज हो गया, बाहर वाला चार्ज क्या होगा, तो बाहर वाला चार्ज आपको पता है क्या, Q आउटसाइड विच नथिंग बट Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा आपका चार्ज ऑन द आउटसाइड फेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक कैपेसिटर का कनेक्शन दिया हुआ है, अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट में मिडिल वाले सारे कैपेसिटेंस C हैं, यहाँ पे C 2C 4C 8C, C 2C 4C 8C एंड सो ऑन दिया हुआ है। और ये इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब यहाँ पे आगे 8 के बाद 16C, फिर 32C, फिर 64C एंड सो ऑन, और बीच वाला सारे C। इनफाइनाइट सीरीज है। अब हमको निकालना है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। नाउ इनफाइनाइट सीरीज जब भी आए तो आप सिमिलरिटी खोजने की कोशिश किया करो। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे C/C 1, 2C/2C 1, 4C/4C 1, 8C/8C 1। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, मीनिंग कि ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका यहाँ भी पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम होगा। सेम वे में यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम, मीनिंग कि ये जो बीच वाले C कैपेसिटर्स हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। नाउ अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इनका जो कैपेसिटर्स का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि भाई कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तो चार्ज स्टोर होगा,
और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, चार्ज स्टोर होगा ही नहीं, तो कैपेसिटर रखें चाहे हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हटा दो, बीच वाले जितने सारे कैपेसिटर हैं सबको आप हटा दो, इससे आपके सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई उन पे जब चार्ज ही स्टोर नहीं हो रहा था तो रखो चाहे इरेज कर दो। अब हमने हटा दिया। अब ध्यान से देखो, ये सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज और ये भी इनफाइनाइट सीरीज है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब कैपेसिटर में आपको पता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/8C प्लस सो ऑन। अब ये आपको क्या लिख रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्या करते हैं, समेशन S क्या होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, वेयर r आपका क्या है, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C, ये आपका क्या है फर्स्ट, तो 1/C टाइम्स r क्या आ गया आपको 1/2, तो 1/2 पावर इनफाइनाइट सीरीज है -1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1। तो भाई 0 से छोटा कोई भी वैल्यू रहे हो उसके पावर इनफाइनाइट कर दोगे 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 0, तो माइनस, तो -1/C 1/2 -1 -1/2, तो -1/2। तो ये आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट विच गिव्स C इक्विवेलेंट इक्वल्स C/2। बट रिमेंबर ये C इक्विवेलेंट जो आया है C/2 वो आपका एक ब्रांच का आया है, दोनों ब्रांच का नहीं है, वो केवल इसका है। अब क्या है, टोटल ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल कनेक्टेड है, और पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो यहां पे हम लिख दे क्या, C टोटल इक्वल्स टू C1 प्लस C2, और C1 C/2 होगा और C2 क्या होगा, ये पूरा, और दोनों क्या है, सेम है, तो वो भी क्या हो जाएगा C/2, तो C/2 प्लस C/2 इक्वल्स C। तो आपका ये जो सर्किट है इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, C आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपका एक सर्किट है, सर्किट में यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसपे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसपे 50 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पे एक स्विच है जो कि ओपन है शुरू में। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ आई क्लोज द स्विच, स्विच को क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो ये जो सर्किट है इसमें कितनी हीट लॉस होगी। तो भाई हीट लॉस करने के लिए क्या करोगे, आप कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये पता करोगे, और जब चार्ज फ्लो पता हो जाए तो Q²/2C निकाल के आप हीट लॉस कर सकते हो उसके बेसिस पे। नाउ देखो अब क्या होता है कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कितना चार्ज फ्लो करेगा, और इवन इफ चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो क्या हो रहा है कि बिफोर स्विच वाज क्लोज्ड, मतलब जब ये स्विच ओपन था ऐसे, तो जब स्विच ओपन था तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ध्यान से देखो, इसको हम V1 लिख दें, तो यहां पे चलो लिख देते हैं V1 और ये वाला पॉइंट 0, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, V इज इक्वल टू Q/C, तो 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैराड, ऐसा। now 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैराड, ये आपका हो गया 10 वोल्ट। उसी तरह से V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर बिफोर स्विच वाज क्लोज्ड, तो क्या हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफैराड, और ये भी आपने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आपका 10 वोल्ट्स। मीनिंग कि जब स्विच को हमने क्या किया, क्लोज किया, उससे पहले क्या था, दोनों कैपेसिटर्स का ये वाले टर्मिनल है, लेफ्ट वाले टर्मिनल, उनका पोटेंशियल राइट वाले टर्मिनल के रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट है। तो भाई जब दोनों आप अटैच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, भाई जब टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तो चार्ज फ्लो करेगा। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि दो कैपेसिटर हैं, दोनों सेम पोटेंशियल से क्या है आपके चार्ज हैं, और जब उनको आप पैरेलली कनेक्ट करोगे
तो सिंस उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी सेम था तो कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। चार्ज फ्लो क्यों करता है? चार्ज फ्लो करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है तो यहाँ पे आपका कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, और जब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हीट लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि डेल्टा H will be equal to 0 joule, meaning there will be no loss of heat because there is no flow of charge. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक सर्किट है और पॉइंट ए और बी के क्रॉस आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो कि इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफेराड। ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कितना है? 1 माइक्रोफेराड। सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड। तो आपको ये बताना है कि ये जो C है कैपेसिटर, यहाँ पे ये C जस्ट ऐसे आपका वेरिएबल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई चलो इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो क्या करें, ध्यान से देखो, चलो इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये 12 और ये 6 किस में है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा के 4 लिख दो। फोर माइक्रोफेराड। अब ये 4 और ये 4 दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में है, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है? सीधे सीधे ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2। तो 4 प्लस 4 दोनों को हटा के यहाँ पे क्या लिख दें? 8 लिख दें। तो ये 8 माइक्रोफेराड हो गया। और ये 8 और ये 1 अब ये किस में कनेक्टेड है? ये फिर से सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 विच इज 8/9। तो क्या करें, इनको हटा के एक कैपेसिटर लिख देंगे जिसकी वैल्यू होगी 8/9। अब यहाँ पे देखो ये 2 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड दोनों किस में है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। तो दोनों को हटा के उनकी जगह पे एक सिंगल हम 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर रख दें। तो यहाँ पे क्या कर दो? 4 माइक्रोफेराड रख दो। अब ये 4 माइक्रोफेराड और ये 8 माइक्रोफेराड दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में क्या होता है? 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा कितना? 8/3। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर रख दें जिसकी वैल्यू कितनी है? 8/3 ऐसा। अब ये जो 8/3 है और ये जो 8/9 है, ये देखो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड होता है। तो क्या करें? 8/3 प्लस 8/9, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 32 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 32 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करो, ये दोनों को मिटा के यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर लिख दो जिसकी वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे ऐसे। अब देखो ये 32/9 और ये C, ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में क्या होता है आपका? ये रिवर्स में करते हो तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C प्लस 9/32। ऐसा सॉल्व करो, क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड आपको पता है ऑलरेडी। तो क्या लिखोगे? 1 माइक्रोफेराड इक्वल्स टू 32/9 मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई 32/9 प्लस C। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 32/9 इक्वल्स C उधर ले जाके माइनस कर दो, तो C कॉमन, 32/9 माइनस 1 विच इज हाउ मच? C टाइम्स 32 - 9 इज 23/9।
ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू 9 से 9 कैंसिल कर दो, C इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 23 माइक्रो फैराड, ये आपकी वैल्यू आ गई C की। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रिकॉग्नाइज करके आपका कैपेसिटर जो सर्किट बड़ा सा दिया हुआ है आप उसको धीरे धीरे छोटा करते जाओगे, एंड में आपका आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुत डरावना सा सर्किट दिया हुआ है, इतना डरावना सर्किट है कि मैंने बनाया भी नहीं है, आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिख जाएगा। तो आपको निकालना है कि बीच में आपके एक C इक्वल्स 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि वो जो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है। अब देखो सर्किट तो बहुत डरावना सा है, अब आप सोचो किधर से करें कैसे करें, बट इफ़ आप सर्किट को कायदे से स्टडी करो तो आपको दिख जाएगा कि जो C इक्वल्स 1 माइक्रोफैराड की वो बात करें। देखो 1 माइक्रोफैराड के तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीच में एक C लिखा हुआ है, तो C इक्वल्स 1 माइक्रोफैराड जो आपको दिख रहा है, इफ़ आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि वो जो 1 माइक्रोफैराड है वो डायरेक्टली आपकी जो 10 वोल्ट की ऊपर बैटरी है उससे कनेक्टेड है, बीच में कुछ नहीं। देखो दो चार्ज आपके दो लाइन जा रहे हैं वहां से कनेक्टेड है। तो इफ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बाकी किसी भी कैपेसिटर से हमको कोई मतलब ही नहीं भाई। एक कैपेसिटर आपका बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो भाई बाकी साइड में जो है हमको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन C इज इक्वल टू C टाइम्स बैटरी का पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाई 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10 माइक्रो कूलम इज द चार्ज ऑन योर कैपेसिटर। तो आपको सर्किट देख के डरना नहीं है, आपको देखना है कि ये जो C1 माइक्रोफैराड है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और डायरेक्ट कनेक्टेड है तो बाकी सारे कैपेसिटर से हमको कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 4 कैपेसिटर्स हैं, आपको X और Y के पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब भी इक्विवेलेंस का बात आए सबसे पहले आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश किया करो। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ आप ध्यान से देखो, चलो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल हम Vx मान लें, तो यहाँ का भी Vx होगा, सेम है तो यहाँ भी Vx होगा, Vx पोटेंशियल Vx पोटेंशियल। और भाई ये पॉइंट है और इसका दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम पोटेंशियल है, मीनिंग कि ये जो 1 माइक्रोफैराड है और 1 माइक्रोफैराड है इसके क्रॉस इक्वल पोटेंशियल है। तो ये दोनों को हम क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको आप यहां से हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यहां पे बना सकते हो जिसकी वैल्यू कितनी है 1 + 1 2 माइक्रोफैराड। ये ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे। अब ये 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो क्या करोगे 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो क्या करो, इन दोनों को हटा के यहाँ पे आप एक सिंगल कैपेसिटर पुट कर दो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए 2/3 माइक्रोफैराड। और अब ये 2/3 और ये 2 ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऐड करते हो। तो क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड विच इज इक्वल टू 8/3 माइक्रोफैराड। तो इसमें आपको पूरा बड़ा सा लूप बना के सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है, आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका यहाँ पे 5 प्लेट रखे हुए हैं। प्लेट नंबर 1, 3 एंड 5 जो है वो एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और प्लेट नंबर 2 और 4 जो है वो आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सारी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, एरिया सब प्लेट्सों का a है। अब हमको बताना ये है कि प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 पे टोटल चार्ज कितना है। तो चलो देखते हैं। अब भाई देखो क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो क्या होगा, चार्ज इधर पॉजिटिव होगा और इधर ऐसे निगेटिव आएगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा।
लाइक दिस, ये करंट का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो क्या होगा कि सबसे पहले हम ये करें कि भाई देखो इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे आपका डी दिया हुआ है, तो इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर फॉर्म होगा और वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, इतना होता है, हमको पता है ना। अभी क्या है कि इसके क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो, जो प्लेट 1 है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड प्लेट 2 है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना लिख दें, V के इक्वल लिख दें, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। और जो आपका चार्ज इनसाइड द प्लेट होता है, Q इनसाइड, मतलब ये कैपेसिटर है तो ये वाले फेसेस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इनसाइड इज इक्वल टू C टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D टाइम्स V। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे इनसाइड फेस पे, ऐसा। और उसके जस्ट अपोजिट फेस पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पे नेगेटिव माइनस लिख दो और इसका वैल्यू तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी तरह से अब यहां पे आ जाओ, ये यहां पे ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे फिर से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगेन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। नाउ अब ध्यान से देखो कि ये जो प्लेट 4 की बात की जा रही है, तो प्लेट 4 के दो फेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला फेस जो ये एक कैपेसिटर बन रहा है और ये फेस ये दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, तो भाई ये जो माइनस चार्ज अपीयर हो रहा है ये तो क्वांटिटी में क्या होगा, इसके इक्वल होगा, तो क्या लिखें, एक फेस पे जो प्लेट 4 है, तो प्लेट 4 के एक फेस पे कितना चार्ज होगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D टाइम्स V, क्योंकि भाई देखो अपोजिट फेसेस पे क्या होता है, चार्ज सेम होता है, तो उसी तरह से वोल्टेज सबका सेम है, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी, तो ये माइनस एप्सिलॉन नॉट A बाई D टाइम्स V आ गया। लेकिन उसके दोनों फेसेस पे चार्ज है, यहाँ पे देखो केवल एक फेस पे चार्ज है, तो यहाँ पे दिस साइड का एक डिफरेंट कैपेसिटर, दिस साइड इज डिफरेंट कैपेसिटर, तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन नॉट A V बाई D और यहाँ पे माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A V बाई D, तो प्लेट 4 पे टोटल चार्ज, यहाँ पे आप लिख सकते हो Q4 विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D टाइम्स V। ये आपका हो गया चार्ज ऑन द 4th प्लेट और यहाँ पे ये हो गया आपका चार्ज ऑन द 1st प्लेट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे 60 वोल्ट की दो बैटरीज हैं, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, यहाँ पे एक स्विच है। अब इनिशियली क्या है, स्विच इज ओपन और फिर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली स्विच को क्लोज कर रहे हैं। तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमको ये बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा और किधर, A से B की तरफ या B से A की तरफ कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये हमको बताना है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो शुरू में क्या है, शुरू में देखो क्या है कि स्विच इज ओपन। अब भाई ओपन स्विच है तो उसका होना ना होना सब बराबर है, तो क्या करो आप ये वाला पार्ट मिटा दो, ये आपका सिंपल सर्किट हो गया। अब क्या हो जाएगा भाई, ये 120 वोल्ट की बैटरी है और 120 वोल्ट की बैटरी आपका इधर कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ये 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो सीरीज कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैराड। तो ये इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 6/5 माइक्रोफैराड और ये कितना है 120 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे इफ हम चार्ज Q1 लिखते हैं Q1, तो Q1 चार्ज कितना आएगा, ध्यान से देखो, Q1 विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर प्लस चार्ज, तो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, 120 वोल्ट की बैटरी है मल्टीप्लाइड बाई 6/5,
5। तो ये हो जाएगा 120/5 इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हो जाएगा 144 माइक्रो कूलम। 144 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया। अब देखो ये जो 144 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे Q1, यहाँ पे -Q1, और ये दोनों तो देखो आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +Q1 और यहाँ पे फिर से -Q1। ये आपका ऐसे आ गया और Q1 की वैल्यू आपकी कितनी है 144 माइक्रो कूलम। अब हम देखें कि ये आपका कि कनेक्ट करने से क्या होगा। अब ध्यान से देखो, जब आप बैटरी को कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सारा Q1 जैसा है वैसा नहीं रह जाएगा, तो इसको हमने इरेज कर दिया। देखो क्या होता है। अब देखो कनेक्ट करने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो 2 माइक्रोफैराड जो है वो 60 वोल्ट के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये जो 3 माइक्रोफैराड है वो 60 वोल्ट के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अब क्या चार्ज आ जाएगा Q = C × V, तो 60 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 120 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया कितना -120 माइक्रो कूलम निगेटिव। सेम वे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो क्या 60 प्लस, तो ये आ जाएगा +180 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे आ जाएगा -180 माइक्रो कूलम। ये हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो भाई देखो अब ये जो B पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है। इनिशियली देखो क्या हो रहा था, ये आइसोलेटेड था, और आइसोलेटेड पे टोटल चार्ज क्या होता है 0 होता है, तो Q इनिशियल कितना था 0, और ये जो दोनों प्लेट्स हैं इन पे फाइनल चार्ज कितना है +180 माइक्रो कूलम -180 माइक्रो कूलम, तो Q फाइनल कितना है +180 -120, तो 60 माइक्रो कूलम। तो ये जो प्लेट्स थी ये वाली और ये वाली प्लेट, इन पे इनिशियल चार्ज 0 और फाइनल चार्ज 60, तो वही चार्ज क्या हो गया फ्लो कर गया है। तो चार्ज आपका फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा आपका 60 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो किया है। किधर से किधर फ्लो करेगा। ना देखो जब चार्ज फ्लो की हम बात करते हैं तो इफ आप पॉजिटिव चार्ज बताओ, तो भाई पॉजिटिव चार्ज अब भी देखो इसका शुरू में क्या था 0, अब +60 है, तो उसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया है। तो इफ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो A से B की तरफ फ्लो करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सर्किट में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो पॉजिटिव इफ A से B फ्लो होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से फ्लो करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो फ्रॉम B टू A। कितने चार्ज के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए 60 माइक्रो कूलम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल के इधर आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे एक प्लेट है जिसका एरिया A दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका एक दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 2D है। अब हमको ये देखना है कि भाई ये K1 का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये K2 है, ये K3, ये K4। तो अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है अक्रॉस X एंड Y। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, मीनिंग ये दोनों आपके K1 और K2 एक दूसरे के क्रॉस पैरेलल कनेक्टेड नहीं, लेकिन K1 और K3 का जो कैपेसिटर आएगा वो सीरीज कनेक्टेड होगा, और इन दोनों का आएगा वो अपने में सीरीज में होगा, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो कैसा मिलेगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट हमको ऐसे मिलेगा। ये हो गया C1, ये हो गया C3, ये हो गया C2, ये हो गया C4, ये X पॉइंट, ये Y पॉइंट। अभी ध्यान से देखो कि क्या बोले कि C1 इक्वल्स टू हाउ मच K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और जो एरिया लिखोगे वो क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ द टोटल एरिया विच इज A/2। तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई 2 डिवाइडेड बाई D एंड मल्टीप्लाइड बाई K1 की वैल्यू तो 1 है,
तो क्या आ जाएगा ये आपका आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इसकी वैल्यू आप सी लिख दो। जब इसकी वैल्यू सी लिख दिए, अब C2 कितना आएगा ध्यान से देखो। C2 सिंपली क्या हो जाएगा, बाकी सारा कुछ तो सेम है, सिंपली क्या आ जाएगा K1 की जगह पे K2 आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो C2 इक्वल टू आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, C2 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ C1 विच इज 2 टाइम्स C। सेम वे में आप C3 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा 3 टाइम्स C एंड C4 हो जाएगा आपका 4 टाइम्स C, वेयर C की वैल्यू क्या है दिस मच। अब आप चलो यहाँ पे सॉल्व करो। भाई C1 और C3 किस में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड। तो क्या हो जाएगा C1 टाइम्स C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, C1 कितना है आपका ये, तो C मल्टीप्लाइड बाई C3 कितना है 3 टाइम्स C मल्टीप्लाइड बाई 3C डिवाइडेड बाई C प्लस 3C। तो ये आपका कितना आ गया 3/4C। उसी तरह से इसको ऐड करो, क्या मिलेगा C2 टाइम्स C4 2C, तो 2 टाइम्स C मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स C डिवाइडेड बाई ट्वाइस C प्लस 4C। तो ये आपका आ जाएगा 4/3 टाइम्स C। और ये दोनों हैं, ये एक दूसरे के क्रॉस क्या है पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा दिस प्लस दिस। तो 3/4C प्लस 4/3C, ये आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 25/12 टाइम्स C। लेकिन C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू आपकी यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये आपका हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे आपके 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं। जो सबसे अंदर वाला सेल है उसका रेडियस r, उसके बाद 2.5r और सबसे बड़ा वाला शेल का रेडियस 3.5r। और ये सारे मेटालिक शेल। अब क्या है कि जो सबसे अंदर वाला सेल है उसको हमने अर्थ कर रखा है और सबसे बाहर वाले सेल को भी अर्थ कर रखा है। अब हमें ये अब देखो जो बीच वाला सेल है उस पर हम Q चार्ज दे देते हैं। अब हमको बताना ये है कि ये जो रीजन 1 है, रीजन 1 क्या है सबसे इनर मोस्ट और मिडिल सेल के बीच का रीजन, और रीजन 2 क्या है मिडिल सेल एंड आउटर सेल के बीच वाला रीजन। इन दोनों रीजन में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है ये हमको बताना है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए Q²/2C का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको Q भी चाहिए और C भी चाहिए। अभी आपको कुछ भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि देखो क्या है कि जो इनर सेल है उसके अंदर वाले सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज 0 होना चाहिए। तो चलो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज 0 मान लिया, क्योंकि गॉस लॉ लगाएंगे मेटल के अंदर टोटल अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे मान लेते हैं आउटर सरफेस ऑफ द इनर मोस्ट सेल, उस पे चार्ज Q1, यहाँ पे Q1 हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -Q1 और यहाँ पे -Q1 और ये टोटल Q है। तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा Q प्लस Q1 हो जाएगा। एंड गॉस लॉ लगा के आप ये पता कर लोगे कि यहाँ पे Q प्लस Q1 हो गया, तो ये जो इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल है, इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल, इस पे क्या आ जाएगा आपका इसका निगेटिव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ Q प्लस Q1, और यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे ऐसे। अब देखो अब क्या है यहाँ पे ये 0 दिस 0 टोटल 0, तो इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, आउटर सरफेस पे 0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हम ये करेंगे कि भाई इनर सेल जो सबसे इनर मोस्ट सेल है उसका पोटेंशियल तो 0 होना चाहिए, क्योंकि उसको आपने अर्थ कर रखा है। तो अर्थ करोगे तो क्या आएगा, देखो कि यहाँ पे आपने ये कर दिया कि Q1 डिवाइडेड बाई ये R, तो Q1/R प्लस इस पे टोटल कितना था Q था,
तो इनर सेल, ये इनर मोस्ट सेल का हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे, प्लस टोटल चार्ज Q है तो Q डिवाइडेड बाई 2.5R, ये ऐसे हो गया। और फिर इसका निकाले हम, इसका क्या आएगा, माइनस Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 3.5R। ये हो गया किसका पोटेंशियल, इनर मोस्ट सेल का पोटेंशियल। यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर दो, KQ/R होता है। अब ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हमने अर्थ किया है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, K/R को आप कैंसिल कर दो क्योंकि कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट साइड में 0 है। क्या बच जाएगा आपका, Q1 प्लस ये Q/2.5 है तो ट्वाइस Q/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ Q प्लस Q1। 3.5 को आप 2/7 भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या मिला, Q1 माइनस क्या पे, यहाँ पे 2Q1/7 माइनस 2Q1/7, इसको एक पार्ट में कर लो, प्लस Q में क्या मिलेगा यहाँ पे, 2/5 माइनस 2/7, 2/7 ये ऐसा आ गया, दिस इज इक्वल्स 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5Q1/7 इक्वल्स, यहाँ पे क्या आएगा, 14 माइनस 10, यहाँ पे प्लस 14 10 4Q/35 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5Q1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4Q/5, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा Q1 इज नथिंग बट माइनस 4Q डिवाइडेड बाई 25। ये आपको मिल गया चार्ज ऑन द इनर मोस्ट सेल। अब देखो जब चार्ज ऑन द इनर मोस्ट सेल मिल गया, ये Q1 मिल गया, तो यहाँ भी पता है आपको, ये चार्ज भी पता है और ये आउटर सेल का चार्ज भी पता है। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए हमको केवल क्या जानना जरूरी है, Q तो पता चल गया, अब कैपेसिटेंस पता चल जाए तो हम एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। तो देखो भाई Q1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस 4Q/25। अब देखो फर्स्ट रीजन, ये वाला रीजन, तो ये रीजन में जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, ये वाला रीजन है, ये रीजन ऐसे। तो आपको पता है कि दो सेल के बीच का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4πε0 AB डिवाइडेड बाई B माइनस A इक्वल्स टू C। और ये B क्या है, बिगर रेडियस या आउटर रेडियस, जो बड़ा वाला सेल है उसका रेडियस, और A क्या है, जो छोटा वाला सेल है उसका रेडियस। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4πε0, A की वैल्यू क्या आएगी R, B की वैल्यू क्या आएगी 2.5R, तो 2.5R टाइम्स R डिवाइडेड बाई 2.5R माइनस R, तो क्या हो जाएगा 1.5R। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आपको मिल जाएगा 20πε0 R डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका मिल गया कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट रीजन, ये वाला जो रीजन है। अब आपको ये कैपेसिटेंस पता है और ये चार्ज पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट रीजन E1, या आपको एनर्जी स्टोर्ड U1 लिख देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट Q² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C। तो Q क्या आ गया आपका, Q यहाँ पे आ गया ये, तो लिखो Q², तो Q1² लिख देते हैं चलो, तो Q1² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C। C की वैल्यू क्या है 20πε0 R डिवाइडेड बाई 3 है, तो ऊपर 3 कर दो। अब ये आ गया आपका कितना 3Q1² डिवाइडेड बाई 40πε0 R, ये आपकी आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन द
फर्स्ट रीजन। तो आपका Q1 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दोगे, आपका सारा वैल्यू आ गया। इसी तरह से आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकेंड रीजन निकालनी है, तो क्या करोगे, चलो देखते हैं। सेकेंड रीजन के लिए ये आपका चार्ज क्या हो जाएगा, सेकेंड रीजन के लिए चार्ज आप क्या लिखोगे, Q प्लस Q1। तो भाई Q प्लस Q1 कर दो, कितना आएगा, तो Q प्लस Q1 इक्वल्स Q2, और Q प्लस Q1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21Q/25। ये चार्ज आ गया फॉर दिस सेकेंड रीजन। और सेकेंड रीजन के लिए यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4πε0 A इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 R, आउटर रेडियस 3.5 R डिवाइडेड बाई 3.5 R माइनस 2.5 R विच इज 1 टाइम्स R। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5/2 7/2, 2 से 2 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 35πε0 R। ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड रीजन। और चार्ज ऑफ द सेकेंड रीजन आपको यहाँ पे पता है, तो आपका एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, Q²/2C, तो वही से आपके ये भी कर लो। तो आपका इस वे में आप निकाल सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड इन एनी रीजन कितनी होगी। आप चार्ज निकाल लो, कैपेसिटेंस निकाल लो, और चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11th में आपका ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें 5 माइक्रोफेराड का यहाँ पे एक कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 5 ओम 4 ओम यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है। हमको बताना ये है कि इन द स्टडी स्टेट 5 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर और 4 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उनका रेशियो क्या है। तो आपको पता है स्टडी स्टेट में क्या होता है कि थ्रू द कैपेसिटर कोई करंट नहीं जाता इफ़ अ डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई कनेक्टेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा और यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे आई, ये करंट आई इधर, यहाँ पे आई, फिर आई ऐसे, फिर आई ऐसे। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, 5 + 4 9। तो टोटल करंट क्या लिख दोगे, I इज नथिंग बट 2/9 एम्पियर। अब ये जो 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, ये तो भाई डायरेक्ट कंडक्टर है, तो 4 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, V अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड कितना आ जाएगा, करंट टाइम्स 5 ओम, तो 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओम विच इज 10/9 वोल्ट्स। और इसकी एनर्जी क्या लिख दोगे, एनर्जी ऑफ 4 माइक्रोफेराड, एनर्जी ऑफ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV²। तो हाफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड और V² 100 डिवाइडेड बाई 81 विच इज हाउ मच, 400 डिवाइडेड बाई 81 टाइम्स 2 माइक्रोजूल, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफेराड है दैट इज बाई माइक्रोजूल। सेम वे में आप करो किसका, 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का, तो वही पोटेंशियल अक्रॉस 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी हाउ मच, सेम देखो अक्रॉस 4 ओम, तो 4 ओम के अक्रॉस कितना होगा, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, तो 2/9 टाइम्स 4 ओम विच इज 8/9 वोल्ट्स। और इसका भी एनर्जी लिखना हो तो एनर्जी क्या लिख दोगे, U5 इज नथिंग बट हाफ C 5 माइक्रोफेराड स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 81। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 162 माइक्रोजूल। अब आपको रेशियो चाहिए, रेशियो किसका चाहिए, U5 डिवाइडेड बाई U4। तो आप यहाँ से कर लो, क्या आएगा, U5/U4 विल बी इक्वल टू 162 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 320 डिवाइडेड बाई 400। तो ये आपका आ जाएगा 0.8 या 4/5। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग मेटालिक स्फेयर है
जिस पे 20 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। R1 या R इनर रेडियस दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से क्या है, ये जो उसके चारों तरफ सेम कंसेंट्रिक मेटालिक सेल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इनिशियली क्या था कि इस पे 20 माइक्रोकुलम चार्ज था और कहीं पे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं कि इनके बीच में एक वायर ऐड कर दे रहे हैं, वायर से दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि भाई वायर से जब हम ऐड करेंगे तो कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी या हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस कितना होगा। तो भाई हीट जनरेटेड निकालने के लिए आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो, दोनों में जो डिफरेंस हो वही आपका हीट जनरेटेड है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जब 20 माइक्रोकुलम चार्ज है तो क्या होगा, जो आउटर शेल है उसके इनर फेस पे, इनर फेस इस पे क्या हो जाएगा -20 आ जाएगा एंड आउटर पे क्या आ जाएगा +20 माइक्रोकुलम। ऐसे ये कंडीशन कब है, बिफोर आप ज्वाइन किए हो, बिफोर ज्वाइनिंग। तो बिफोर ज्वाइनिंग ये कंडीशन। अब ये कंडीशन अब आप क्या कर दो, इसका एनर्जी निकाल लो। एनर्जी निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, देखो कुछ एनर्जी क्या होगी इस रीजन में स्टोर्ड होगी, कुछ इसके बाहर स्टोर्ड होगी। तो क्या लिखोगे, ये रीजन को C1 लिख दो कैपेसिटेंस, आउटर रीजन को क्या लिख दो C2 लिख दो। तो यहाँ पे हम C1 की वैल्यू निकाल लें, C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनर रेडियस कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आउटर रेडियस 0.2 मीटर में लिख रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय 0.2 आउटर रेडियस माइनस 0.1 इनर रेडियस। तो ये 0.1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ C1। उसी तरह से C2 निकाल लो यहाँ पे आप, C2 कितना आ जाएगा, C2 विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्टली आउटर रेडियस कितना है 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो फर्स्ट रीजन C1 इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी है U1 विल बी इक्वल टू, आपका देखो चार्ज पता है तो Q² बाई ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस, तो 20 माइक्रोकुलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 विच इज़ हाउ मच 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड जब इधर है तो आउटर में भी तो एनर्जी है, तो U2 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकुलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका बिफोर आपने वायर से कनेक्ट किया, बिफोर। और जब कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अंदर 20 माइक्रोकुलम का चार्ज है ये पूरा का पूरा आपका फ्लो होके कहाँ चला जाएगा। देखो आपने क्या किया, इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये अंदर का 20 माइक्रोकुलम फ्लो होके आउटर सेल पे चला जाएगा। तो अंदर वाले सेल पे चार्ज 0 और इस पे चार्ज 0, तो यहाँ पे आउटर सेल का इनर चार्ज भी 0 हो जाएगा। तो ये टोटल 20 माइक्रोकुलम चार्ज कहाँ पे आ जाएगा आपका, आउटर सेल के आउटर फेस पे आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये इनर पे तो कोई चार्ज रहा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई एनर्जी भी नहीं रही, ये एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई, बच क्या गई आउटर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखो U1 डैश इक्वल 0, U2 डैश इक्वल्स, फिर से क्या करो भाई कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और चार्ज भी सेम है, तो 20 माइक्रोकुलम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q² बाई ट्वाइस C होता है, ये हम लिखना भूल गए थे, तो ट्वाइस C यहाँ पे तो लिखा हुआ है हमने, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ध्यान से आप देखो, ये एनर्जी है पूरी एनर्जी दोनों को जोड़ के बिफोर आपने कनेक्ट किया था, और ये
टोटल एनर्जी है आफ्टर आपने कनेक्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि ये एनर्जी तो सेम है, लेकिन ये एनर्जी आपकी यहाँ पे गायब हो गई। तो एनर्जी कहाँ गई? वही एनर्जी आपकी हीट लॉस के फॉर्म में अपीयर होती है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर टोटल हीट जनरेटेड मस्ट बी इक्वल टू दिस मच। तो क्या आ जाएगा आपका 20 माइक्रोकूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर टोटल हीट जनरेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका सर्किट दिया हुआ है E R1 R2 R3 एंड यहाँ पे कैपेसिटर C। अब हमको ये बताना है कि स्टडी स्टेट में इसमें कैपेसिटर जो है इसके क्रॉस चार्ज कितना होगा। तो आपको पता है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाता एंड इफ यहाँ पे करंट I है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा 0, तो टोटल करंट इधर आ जाएगा। तो हम करंट इन द स्टडी स्टेट क्या बोल सकते हैं? I इज नथिंग बट E डिवाइडेड बाई R1, और R2 का तो कोई रोल आएगा नहीं क्योंकि इधर से करंट जा नहीं रहा है, तो R1 प्लस R3। एंड इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही आपका R3 के क्रॉस भी होगा। तो क्या लिख दें? V इज नथिंग बट ER3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। एंड आपको पता है कि चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे Q इक्वल्स क्या होता है? C टाइम्स V। तो C टाइम्स V ER3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, ये आपका हो गया टोटल चार्ज इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का क्या मतलब? आपका ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो चुका है, अब इससे ज़्यादा चार्ज इस पर नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? ये अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है, 30 ओम आपका रजिस्टर है, 60 ओम 30 ओम, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। एंड इनिशियली t इक्वल टू 0 पे आपका इनिशियली ये स्विच क्या है? ओपन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्विच को ओपन जब कर रहे हैं तो C2 इज इनिशियली अनचार्ज। ये जो C2 है ये शुरुआत में क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जब स्विच ओपन है तो C2 इज अनचार्ज। यहाँ पे C2 लिख दो और ये C1। बट C1 पे आपका 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, यहाँ पे आपको 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज दिया हुआ है बिफोर स्विच वॉज क्लोज्ड। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो भाई हम स्विच को क्लोज करें तो करंट कितना होगा यही हमको बताना है। नव ध्यान से देखो, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे ये तो अनचार्ज है, और आपको पता है कि अनचार्ज जो कैपेसिटर होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तो अनचार्ज कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0, तो ये क्या हो जाएगा? 30 ओम और 60 ओम एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे, और 30 60 एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यहाँ पे इफेक्टिव सर्किट क्या बन जाएगा? इफेक्टिव सर्किट आपका बन जाएगा यहाँ पे 30 ओम, यहाँ पे 30 और 60 को मिला के 20 ओम हो गया, यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे आपकी बैटरी हो गई, और ये आपका सर्किट हो गया जस्ट आफ्टर स्विच वाज क्लोज्ड। अब ध्यान से देखो कि ये जो C1 है इस पे 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन वो चार्ज प्लस किधर है माइनस किधर है ये आपको गिवन नहीं है। आपका हो सकता है कि इधर प्लस हो इधर माइनस हो सकता है कि ये प्लस हो ये माइनस हो, वो आपका पता नहीं है आपको। तो क्या करोगे? तो चलो पहले एक प्लस माइनस मान लेते हैं। चलो इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया। अब क्या करो? अब आप लूप लगाओ यहाँ पे ऐसे, तो क्या आएगा? जस्ट आफ्टर। तो I लिख दो यहाँ पे, करंट निकालना है हमको। तो चलो ये लूप हम लगाते हैं, क्या आएगा? यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ I 30 20 50I, और ये प्लस 9 वोल्ट, और ये प्लस इधर है तो प्लस 2 वोल्ट, टोटल इक्वल्स 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I इज नथिंग बट 50I इज इक्वल टू 11, तो I इज इक्वल टू 11/50 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया इन केस आपने इसको प्लस लिया है और इसको माइनस लिया है।
अभी क्या करो, उल्टा कर दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो क्या करें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें। तो क्या हुआ, अब देखो, अब चलो क्या करोगे, प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 9 वोल्ट। फिर से माइनस ऑफ आई टाइम्स 50, लेकिन यहाँ पे आप +2 की वजह पे क्या आ जाएगा, -2 इक्वल्स 0। तो 7 वोल्ट्स इक्वल्स टू 50 आई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू 7/50 एम्पियर। तो ये दो केस हैं, एक बार आपने पोलैरिटी कैपेसिटर की चेंज कर दी तो ये आपको दो केस मिले। अब इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स इन द स्टडी स्टेट कंडीशन। मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाता है तब दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ना ध्यान से देखो क्या होता है कि इन स्टडी स्टेट कंडीशन ये जो C1 है ये क्या हो जाएगा, फुली चार्ज। और जब C1 फुली चार्ज हो जाएगा तो ये बैटरी बिहेव कैसी करेगी, ओपन सर्किट की तरह। और जब ये बैटरी ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है तो यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा। और जब करंट पास ही नहीं होगा तो 60 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, 0। और जब 60 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल 0 है तो C2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो वहाँ पे C2 पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। तो Q2 इज 0 इन स्टेडी स्टेट। व्हाट अबाउट Q1 क्या लिखोगे कि भाई स्टेडी स्टेट में यहाँ पे ये 9 वोल्ट है, पूरा का पूरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो क्या बोल दोगे, Q इज इक्वल टू 9 वोल्ट टाइम्स 1 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया आपका 9 माइक्रोकूलम चार्ज इन द स्टेडी स्टेट ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, और सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी है E जिसका EMF 10 वोल्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टर है 300 ओम, 300 मेगा ओम एक्चुअली है ये, 10⁶। उसी तरह से ये भी 300 मेगा ओम है और ये आपका 50 मेगा ओम है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10⁻⁸ फैराड और 0.01 माइक्रोफैराड। अभी हमको ये बताना है कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, इफ यहाँ पे हमने I करंट माना, इस ब्रांच में I1 माना और इसमें I2 माना, तो चलो ये बड़ा वाला सर्किट लेते हैं। कौन सा, ये ऐसे, ये पूरा सर्किट, ये वाला सर्किट लेंगे। कितना आएगा, E माइनस 300 मेगा ओम मल्टीप्लाइड बाई I, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ उसके बाद यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, क्या आ जाएगा -I2 टाइम्स 5 × 10⁶, और एक 7, तो 7, 50 × 10⁶, ऐसे। एंड यहाँ पे जब चार्ज होगा तो ये प्लस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे -Q/C = 0। ये पे आपका क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखोगे, चलो ये वाला सर्किट लिखते हैं ऐसे। ये सर्किट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। जब इधर आप दिस डायरेक्शन में जाओगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हो तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा I1। और I1 क्या है, I1 इज नथिंग बट I माइनस I2। तो क्या लिख दो I1 को I माइनस I2, तो I माइनस I2 टाइम्स 300 मेगा ओम, तो 3 × 10⁸ ओम। और फिर ये वाला सर्किट आप जा रहे हो ऐसे, तो दिस, तो क्या मिलेगा -5 × 10⁷ या 50 × 10⁶ ओम मल्टीप्लाइड बाई I2, ये वाला करंट। और फिर से ये क्या हो जाएगा -Q/C = 0। इसको हल्का सा सॉल्व कर लो, I2 को एक साथ ले लो, तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ I माइनस
यहाँ पे ध्यान से देखो I2 है, I2 कितना है 3 × 10⁸ माइनस 50 × 10⁶। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -3.5 × 10⁸ I2 और -q/c = 0। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और जो सेकेंड इक्वेशन में ये I2 करंट है, ये I2 करंट क्या है, I2 इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq/dt। तो हमको यहाँ से I1 को एलिमिनेट करना है। ये देखो ये वाला करंट, ये हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें। देखो यहाँ पे -3 × 10⁸ है, यहाँ पे +3 × 10⁸ है। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है। चलो तो E इसको ऐड कर दिया तो E ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है 0.5 × 10⁸, यहाँ पे 3.5, क्या मिल जाएगा -4 × 10⁸ I2। यहाँ पे -q/c, यहाँ पे -q/c, कितना हो जाएगा -2q/c = 0। ये आपका हो गया। अब इसको तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या कैसे, देखो I2 को dq/dt लिख दो और उसको दिस साइड ले जाओ, क्या मिलेगा E × c -2q / c = 4 × 10⁸ और I2 है, और I2 को हम क्या लिख सकते हैं dq/dt लिख सकते हैं। ये आपका = आ जाएगा dq/EC - 2q = dt / 4 × 10⁸ टाइम्स c, और c की वैल्यू 10⁻8 फैराड है, तो 10⁻8। ये आपका ऐसे हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ऊपर। ये आपका आ जाएगा -1/2 ln EC - 2q / EC which is equal to T/4। इसको आपने सॉल्व किया, क्या मिला EC - 2q / EC इक्वल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 t -t/2, तो e⁻ -t/2। इसको आप सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा EC - 2q इक्वल्स EC टाइम्स e⁻ -t/2। आपने सॉल्व किया, q इक्वल्स EC को इधर ले जाओ, 2q को इधर ले जाओ, तो EC / 2, ये हो गया EC कॉमन ले लो, तो 1 - e⁻ -t/2। ये आपका आ गया चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे आप E की वैल्यू 10 वोल्ट रखो, C की वैल्यू 10⁻⁻8 रखो, / 2 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 × 1 - e⁻−t/2 माइक्रोकूलम। ये आपका आ जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में आपको पूछ रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है t = 20 सेकेंड पे इस पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चार्ज ऑलरेडी पता है। आप सिंपली क्या कर दो, t = यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दो, 20 सेकेंड पुट कर दो। जब t = 20 सेकेंड पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा। और जब चार्ज मिल गया तो आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है। एनर्जी स्टोर्ड क्या लिख सकते हो आप, q² / 2 ऑफ c। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे, आपको सेकेंड पार्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहे हैं उसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि आपका यहाँ पे एक सर्किट है, एक कैपेसिटर अनचार्ज है, दूसरा कैपेसिटर V0 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है, यहाँ पे रजिस्टर R है और ये स्विच ओपन है। भाई स्विच ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा।
बट जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे यहाँ पे करंट आई फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट आई कैसे फ्लो करेगा, देखो भाई यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज आपका इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इफ शुरू में क्यू चार्ज था, तो जैसे ही यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज आया, यहाँ का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ही तो आपको चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब क्या करो, एक लूप बनाओ आप, किरचॉफ्स लूप। क्या हो जाएगा, आई करंट है, चलो यहाँ से इस लूप में हम क्लॉकवाइज लूप में चलना शुरू करते हैं, क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई सी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ क्यू बाई सी। उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस ऑफ आई टाइम्स आर विच इज इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, कैपिटल क्यू बाई सी माइनस ट्वाइस स्मॉल क्यू बाई सी मस्ट बी इक्वल टू, आई की जगह पे आप क्या लिखते हो, आई इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, आर टाइम्स डी क्यू बाई डी टी। अभी देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, डी टी डिवाइडेड बाई सी आर विच इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल क्यू। सॉल्व करो, क्या मिलेगा, टी बाई सी आर इंटीग्रेट कर दिया 0 टू टी, और इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या मिल जाएगा आपका, डी क्यू। ये हो जाएगा -1/2 ln, क्या मिल जाएगा, 0 टू क्यू इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू माइनस ट्वाइस क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू। ये ऐसे हो गया आपका। इसको और सॉल्व करो, क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू माइनस ट्वाइस क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू मस्ट बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ट्वाइस टी बाई सी आर। और यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, क्या मिल गया, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई 2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ ट्वाइस टी डिवाइडेड बाई सी आर। ये आपको मिल गया क्या, चार्ज, किस पे, इस पे। अब चार्ज मिल गया और आपको यहाँ से पता है करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इस पे जितने रेट से आपका चार्ज हो रहा है, वो कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, वही आपका करंट है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी आपने सॉल्व कर दिया, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे इनिशियल, तो ये आपका आ जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई आर ई टू द पावर माइनस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाई सी टाइम्स आर। ये आपका करंट आ गया। अब ये वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज, मतलब इनिशियली कितने वोल्टेज से ये आपका कैपेसिटर चार्ज था, वो आपका वी नॉट है। आर आपका इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, सी आपका कैपेसिटर दोनों का सेम है, वो सी है, ये आर है, ये आपका ऐसे आ जाएगा। सेम क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, कि भाई टोटल हीट कितनी जनरेट होगी। तो भाई देखो क्या है कि ये दोनों कैपेसिटर क्या हैं, सेम है। अब जब सेम कैपेसिटर हैं, दो, एक कैपेसिटर लो, उसको फुली चार्ज करो और उसको एक सिमिलर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली दोनों पे सेम चार्ज होगा। तो क्या लिखोगे भाई, यहां पे पहले क्या था, Q, और इस पे क्या था, 0, तो फाइनली क्या होगा, इस पे भी Q/2 हो जाएगा और यहां पे भी Q/2 हो जाएगा। करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, दोनों में डिफरेंस आएगा। तो इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, हीट जनरेटेड मिल जाएगा। कितना आएगा देखते हैं। तो देखो इनिशियली क्या होगा, Q² बाई ट्वाइस ऑफ C, क्योंकि एक ही चार्ज था, दूसरा तो अनचार्ज था, माइनस फाइनली कितना है, फाइनली दोनों चार्ज है, तो Q² क्या होगा, Q² बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दोनों पे सेम एनर्जी होगी,
तो ये क्या हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 टाइम्स सी विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c। ये आपका हो गया हीट लॉस इन द प्रोसेस। और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू इज नथिंग बट आपका इनिशियल वोल्टेज V था, कैपेसिटेंस C था, तो Q इज इक्वल टू V नॉट टाइम्स C। क्वेश्चन नंबर 17 में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उन पे +3Q एंड +Q चार्ज दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक स्विच है जो इनिशियली ओपन था, स्विच को क्लोज कर देंगे तो कितनी हीट आपकी जनरेट होगी, वही हमको बताना है। तो हीट जनरेट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए सबसे पहले ये कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, हमको पता है कि भाई ये जो 3Q दिया हुआ है वो टोटल चार्ज है, मतलब इनसाइड फेस और आउटसाइड फेस दोनों मिला के। तो क्या होगा Q इनसाइड विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखते हो कि भाई Q1, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 3Q माइनस Q बाई 2, तो Q। और Q आउटसाइड क्या हो जाएगा, Q आउटसाइड इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस Q। तो ये जो 3Q है इसका डिवीजन कैसे होगा, 2Q बाहर Q अंदर, यहाँ पे माइनस Q अंदर और 2Q बाहर, ऐसा। ये कब सिचुएशन है, ये सिचुएशन है आपका स्विच क्लोज करने से पहले। तो अभी एनर्जी स्टोर्ड कितनी है यहाँ पे, अभी आपकी एनर्जी स्टोर्ड है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C। ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड, या इसको U1 लिख दो, U इनिशियल, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। फाइनली क्या होगा भाई, देखो जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज हो गया, तो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया ये क्या करेगा, ध्यान से देखो कि आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले 3Q और ये Q था, तो आप ये जो इनसाइड वाले चार्ज हैं, ये Q है, ये Q है, माइनस Q। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो सब क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। मीनिंग कि आपने क्या कर दिया, आपने कैपेसिटर को अपोजिट टर्मिनल जो थे उनको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो जितनी एनर्जी स्टोर्ड रही होगी वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो जब पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्यों लॉस हो जाएगी, पूरा क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं आपने क्या किया, आपने भाई कैपेसिटर के अपोजिट टर्मिनल्स को ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो गई। तो ये जो अंदर वाला Q है और ये माइनस Q है, ये आपका खत्म हो जाएगा, ये 2Q और ये 2Q बच जाएगा। पहले भी +4Q टोटल था, अभी भी +4Q टोटल है, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होना है। तो क्या हो गया फाइनली U फाइनल, फाइनल एनर्जी क्या है, कैपेसिटर में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड में हम इनसाइड सरफेस वाले चार्ज को देखते हैं, इस चार्ज को नहीं देखते ना। तो फाइनल एनर्जी 0 और इनिशियल एनर्जी दिस। तो भाई चेंज इन एनर्जी डेल्टा U इज नथिंग बट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C। ये हो गया, यही आपका आएगा। और यहाँ पे आप C को ऐसे भी लिख सकते हो, C इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C को ऐसे भी लिख सकते हो आप।